इन नेचर, जो कुछ भी सिक्रीट करे। ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास अपना सिक्रीशन डिस्चार्ज करने के लिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होते। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स क्या हैं जी? बायोकेमिकल मैसेंजर्स विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। आज के सेशन में जिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हमने जिक्र करना है वो कौन कौन सी हैं? थायराइड, नेक रीजन में है ना थायराइड। पैराथायराइड, जो थायराइड के साथ ही है। देन एड्रीनल, जो किडनीज के ऊपर लोकेटेड है। इसके अलावा टेस्टिस, ओवरीज, गोनाड्स जो हैं ये भी तो हार्मोन्स बनाते हैं। पैनक्रियाज जो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिनके पास एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट होता है। तो पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा हार्ट भी एक हार्मोन बनाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये हमने पढ़ा था, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ANF, राइट। देन हमारा जीआई ट्रैक्ट जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो भी तो हमारा डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सिस्टम है। Hormone secreting cells are dispersed throughout that system, GI tract. Secretin, gastrin, cholecystokinin, pancreozymin, villikinin, enterogastron, कितने सारे हॉर्मोन्स हैं GI ट्रैक्ट। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं जी। एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक जील के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट। साथ के साथ अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो वो बड़ी ही खूबसूरत बात है। अपने बनाए हुए नोट्स सबसे बेहतर होते हैं, ठीक है जी। सो कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं जल्दी से। हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस के न्यूरो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में जाना हमने। देन pineal gland, the biological clock, melatonin, serotonin hormones. Level of melatonin is more during the dark phase, scotophase. Level of serotonin is more during the photophase, light phase. Melatonin and serotonin, they regulate mood, behavior, sleep-wake cycle, and even the menstrual cycle in case of female. थायराइड ग्लैंड हम पढ़ेंगे जी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड्स का जिक्र करेंगे। थाइमस, द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, हम पढ़ चुके हैं। किडनी के ऊपर है एड्रीनल ग्लैंड, जिसे सुप्रारीनल भी कहते हैं। पैनक्रियास, जो कि एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। टेस्टिस एंड ओवरीज, जो कि मिक्स्ड टिश्यूज हैं। इनका काम गैमीट प्रोडक्शन भी है, गैमीटोजेनेसिस। टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवरीज में फीमेल गैमीट बनता है तो oogenesis। इसके अलावा ये सेक्स हार्मोन्स भी बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप्ड, दो लोब्स हैं थायराइड के। थायराइड ग्लैंड हैज टू लोब्स। प्लीज रिमेंबर, थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। थायराइड इज लार्जेस्ट endocrine gland. When you say it has two lobes, can I say that it is a bilobed structure, butterfly shaped? थायराइड की जो दोनों lobes हैं, they are connected by a thin flap of connective tissue that is called isthmus, right? Suppose this is one lobe of thyroid gland, right? This is the other lobe of thyroid gland. So they are connected by a central connective tissue that is isthmus. थायराइड के जो लोब्स है ना, इनमें फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स। ओवरी में भी फॉलिकल्स हम पढ़ेंगे, ओवेरियन फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनमें, राइट। चलिए बढ़े आगे। फॉलिकल के बाहर भी सेल्स होते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स। थायराइड ग्लैंड is composed of follicles and stromal tissue. अब देख पा रहे हैं?
ग्रोथ डेवलपमेंट से रेगुलेट कर रहा है ना. इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट इन द बॉडी. एक इसका कैलोरी कैलोरीजेनिक इफेक्ट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, तो बीएमआर बढ़ जाएगा उस केस, राइट. थायराइड हार्मोन्स के रोल क्या है? व्हेन आई से थायराइड हार्मोन्स, इट इंक्लूड्स T3 as well as T4, triiodothyronine as well as tetraiodothyronine. Thyroid hormones regulate BMR, basal metabolic rates. They support the process of red blood cell formation, erythropoiesis. आरबीसी प्रोडक्शन की प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं. कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. शरीर में इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. थायराइड हार्मोन्स पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना के रखते हैं ना. हमने जिक्र किया था कि थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स हैं. आपको बताना चाहूंगा कि फॉलिकल के सेल्स को फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं. बिल्कुल जी, ये बात आप जानते हैं. फॉलिक्यूलर सेल्स के बाहर भी कुछ सेल्स लोकेटेड हैं, जैसे ये. These cells are called parafollicular cells. So हम कहते हैं parafollicular cells of the thyroid gland. They secrete a proteinaceous hormone called thyrocalcitonin. कौन सा हार्मोन? सिंपली कैल्सिटोनिन भी कह देते हैं, TCT भी कह देते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन वर्ड से आपको अंदाजा लग रहा है. थायरोकैल्सिटोनिन जो है ये कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है. इट रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल. अभी हम पैराथायरॉयड ग्लैंड का एक हार्मोन पढ़ेंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन या पैरेथ हार्मोन. वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है. थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को घटाता है. सो पीटीएच और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है. पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, बोन्स से मोबिलाइज करके कैल्शियम ब्लड में ले आता है. और ये जो है कैल्सिटोनिन, ये एग्जैक्टली उल्टा काम करता है. ठीक है. सो दोनों हार्मोन्स का एक सही बैलेंस होना जरूरी है कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने के लिए. थायरोक्सिन हार्मोन आल्सो रेगुलेट्स द मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबियंस. कई बार पूछ लेते हैं फ्रॉग के टेडपोल लार्वा का जब कन्वर्जन हो रहा है एडल्ट सेक्सुअली मैच्योर फ्रॉग में, जैसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, तो उसे कौन रेगुलेट कर रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन. थायरोक्सिन स्टिमुलेट्स मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग. और अगर हम एक टेडपोल को एंटी थायराइड ड्रग दे दे, थायोयूरिया, कि उसका थायराइड ग्लैंड काम ना करे, तो क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा. इट विल चेंज इनटू अ जायंट टेडपोल, राइट. ये बात ध्यान रखिएगा. या मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में बना दूं कि एक टेडपोल लार्वा जो है फ्रॉग का, उसकी थायराइडेक्टोमी कर दी गई है, थायराइड ग्लैंड निकाल दिया गया है, तो क्या असर होगा? That will not change into the adult frog. So thyroxine stimulates the metamorphosis of frog. Prolactin inhibits metamorphosis of frog. अब आप सोचोगे प्रोलैक्टिन क्या एम्फीबियंस में भी होता है? Yes, आपने प्रोलैक्टिन का रोल ह्यूमंस में पढ़ा है. It's present in amphibians also. चलिए जी, थायराइड ग्लैंड हमने पढ़ लिया, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड. 4 होती हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं. 4 parathyroid glands are present on the back side of thyroid gland. और ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है ना, इनके पास जो सेल्स हैं, एक होते हैं चीफ सेल्स. चीफ सेल्स, चीफ सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट a peptide hormone called parathyroid hormone, PTH. पैरेथ हार्मोन भी कहते हैं. चीफ सेल्स के अलावा भी एक और सेल्स होते हैं, ऑक्सिफिल सेल्स. माना जाता है कि वो फेगोसाइटिक सेल्स हैं.
secretion of this PTH, parathyroid hormone, which is regulated by circulating levels of calcium ions. देखो जी, bones जो है, bone is the hardest tissue in the body, bone is the calcium depot of the body. हड्डियों में से मोबिलाइज करके ही तो कैल्शियम को लेके जाना है, कहां पे? ब्लड में. सो बोन से कैल्शियम निकलेगा. बोन का स्ट्रक्चर याद? टर्मिनल एंड्स आर एपिफाइसिस, द शाफ्ट ऑफ द बोन इज डायाफाइसिस. सो कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है ब्लड में, बोन में से कैल्शियम को मोबिलाइज करवाना पड़ेगा. कौन सा हार्मोन करेगा? पैराथायरॉयड हार्मोन. और एग्जैक्टली इसका उल्टा काम कौन करेगा? कि भाई प्लाज्मा का कैल्शियम लेवल घटा के बोन की तरफ कैल्शियम को बढ़ाना, ये काम करेगा टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन. तो कैल्शियम का खुद का बढ़ना या घटना इन हार्मोन्स की सिक्रीशन को रेगुलेट कर लेता. ठीक है जी, यही लिखा है. सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल. क्या रोल है कैल्शियम आयंस का? हड्डियों की मजबूती के लिए चाहिए, दांतों की मजबूती के लिए चाहिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, है ना. साइनेप्स पे इंपल्स ट्रांसमिशन जब होती है वहां पे कैल्शियम आयंस चाहिए. मसल रिलैक्सेशन के लिए भी कैल्शियम का एक सही मात्रा होना जरूरी है. कॉन्ट्रैक्शन के लिए जैसे एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन. कैल्शियम की अगर कमी हो जाए शरीर में तो मसल्स में प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में जा सकते हैं, टेटनी हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम कम होने से न्यूरॉन्स बिकम ऑटो एक्साइटेबल, अपने आप सिग्नल्स फायर करने लग जाते हैं, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे. ठीक है जी. नाउ पीटीएच इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है पीटीएच. PTH acts on bones and stimulate the process of bone resorption या dissolution या demineralization. मैंने बताया ना, हड्डियों में से कैल्शियम को मोबिलाइज करके ब्लड में ले जाना है. तो मान लो कि किसी का अगर पीटीएच लेवल बढ़ गया किसी कारण से, तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियों में से कैल्शियम निकल निकल के ब्लड में आ जाएगा, है ना, समस्या हो जाएगी. It stimulates reabsorption of calcium by the renal tubules and calcium absorption from the digested food. पैराथायरॉयड हार्मोन शरीर में कैल्शियम बढ़ा रहा है दो तरीके से, हड्डियों में से निकाल के कैल्शियम ब्लड में, दूसरा किडनी ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है कैल्शियम आयंस. और जो कैल्शियम आप डाइट में ले रहे हैं, इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहां भी तो एब्जॉर्ब होना चाहिए, उसकी भी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है पीटीएच. सो आई कैन से दैट पीटीएच इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन. इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हाइपर कैल्सिमिक, जो कैल्शियम का लेवल बढ़ाए, कौन सा हार्मोन हाइपर कैल्सिमिक है? पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन. और एग्जैक्टली इसका उल्टा काम कौन कर रहा था? थायरोकैल्सिटोनिन. तो वो कैसा हो गया? हाइपोकैल्सिमिक. तो ऐसे ही आपसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाए, ग्लूकागॉन. हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन जो ग्लूकोज का लेवल घटाए, इंसुलिन हार्मोन. ये भी पूछ सकते हैं. सो ध्यान रखिएगा ये टर्म्स, हाइपरकैल्सिमिक, हाइपोकैल्सिमिक. क्लियर है जी? यहां आप देख सकते हैं बोन में से बोन रिजॉर्प्शन करा देता है पीटीएच और कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा रहा है. इंटेस्टाइन में से कैल्शियम एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाए. क्लियर है जी? राइट. चलिए, सो पैराथायरॉयड ग्लैंड इज ओवर. थाइमस ग्लैंड located close to your heart. It's also called training school of T lymphocytes, throne of immunity. चाइल्डहुड तक तो एक प्रोमिनेंट ग्लैंड है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस श्रिंक करती जाती है, रिसीडिंग ग्लैंड भी कह देते हैं इसे. तो शरीर की इम्यूनिटी भी कम होती जाएगी. इम्यूनिटी अगर कमजोर होगी तो वी बिकम ससेप्टेबल टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस. इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं दैट विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज रिलेटेड टू एजिंग. अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी थ्योरी ऑफ एजिंग, degeneration of thymus is one of the causes for aging. एजिंग के और भी कई कारण हैं. degeneration of thymus is one of the causes. thymus lobular structure है, located between lungs, behind the sternum, on the ventral side of the aorta.
It has major role in the development of the immune system. थाइमस से रिलीज होने वाले जो हॉर्मोन्स हैं दे आर कॉल्ड थाइमोसिन्स. Collectively, group of hormones called thymosins. Thymosins, they play a major role किसमें? Differentiation of T lymphocytes में. T lymphocytes cell mediated immunity देते हैं. देखिए जो lymphocytes हैं वो क्या हैं? They are type of WBCs. बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में. बोन मैरो में बनते हैं lymphocytes, चाहे वो B lymphocytes हो चाहे वो T lymphocytes हो. B stands for bone marrow in humans and T stands for thymus. टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनने के बाद माइग्रेट कर जाते हैं थाइमस ग्लैंड में, जहां पे इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है. अभी तो हमने थाइमस ग्लैंड को ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स कहा. थाइमोसिन्स दे प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ह्यूमोरल इम्यूनिटी. कैसे? देखिए जी, थाइमस ग्लैंड में आके जो टी लिम्फोसाइट्स है उनका मैच्योरेशन हो रहा है. टी लिम्फोसाइट्स के अलग अलग टाइप्स हैं. helper T cells, killer T cells, memory T cells, suppressor T cells. Helper T cells जो हैं, they help plasma B cells in producing antibodies. Plasma B lymphocytes antibody factories हैं, वो antibodies बनाते हैं और उनकी मदद कौन कर रहे हैं? Helper T cells. ठीक है जी? Now, thymus is degenerated in old individuals resulting in decreased production of thymosins. वही मैंने बात कही है. According to immunity theory of aging, degeneration of thymus is one of the causes of aging. Next endocrine gland की तरफ बढ़ रहे हैं जी, that is adrenal. देखिए नाम से अंदाजा लग रहा है, renal word is related to kidneys. ठीक है जी? Adrenal, adjacent to renal, adjacent to kidneys. So they are located on the टॉप ऑफ द किडनीज, इसीलिए हम इन्हें सुप्रा रीनल भी कहते हैं. इसीलिए एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल भी कहा जाता है, याद रखेंगे. सो अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स, दो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं located on the top of the kidneys. Now this gland is composed of two types of tissues. Adrenal gland को अगर हम देखें, एक सेक्शनल व्यू काटिए, आपको बाहर का रीजन नजर आएगा, that is called adrenal cortex. Outer region is adrenal cortex. It produces corticosteroids. It has steroidogenic cells. Adrenal cortex से आने वाले स्टेरॉइड हॉर्मोन्स को corticosteroids कहते हैं. What are corticosteroids? Corticosteroids या corticoids, they are produced by the cortex region of the adrenal gland, the outer region, adrenal cortex. It has steroidogenic cells. ऐसे ही जो centrally located part है, that is adrenal medulla. cortex बाहर वाला, medulla अंदर वाला. किडनी में भी ऐसे है, renal cortex, renal medulla. ऐसे ही adrenal gland में है, adrenal cortex, adrenal medulla. medulla के पास enterochromaffin cells है और medulla secrete करता है catecholamines. Important. Medulla secretes catecholamines. Dopamine, noradrenaline, adrenaline. याद रखिएगा. ठीक है जी? सो एड्रीनल ग्लैंड जो है ये बहुत सारे हार्मोन्स बना रही. कॉर्टेक्स रीजन के जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो अलग अलग तरह के हैं. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. राइट? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरॉन, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में एंड्रोस्टेरॉन, डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेनिडायोन. सभी स्टेरॉइड्स के लिए प्रिकर्सर क्या है? कोलेस्टेरॉल. रिमेंबर, कोलेस्टेरॉल इज द प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स. जो मेडुला है, एड्रीनल मेडुला सिक्रीट्स कैटेकोलामीन्स, इवन डोपामीन. राइट? तो मेन दो हार्मोन्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन. एड्रीनलिन का ही दूसरा नाम एपिनेफ्रीन है. अच्छा, ये बनते किससे? याद रखना, टायरोसिन से बनते हैं. टायरोसिन अमीनो एसिड एक और हार्मोन के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व था, थोड़ी देर पहले पढ़ा है. थायराइड ग्लैंड के थायराइड हार्मोन्स में T3, T4, आयोडीनेटेड फॉर्म्स ऑफ टायरोसिन. एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन भी टायरोसिन से बनते हैं. टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू डोपा,
Dopa is converted into dopamine. Dopamine is converted into noradrenaline, which is converted into adrenaline. Right? Tyrosine into dopa. Dopa का full form है dihydroxyphenylalanine. Dopa is converted into dopamine. Dopamine is a neurotransmitter. Dopamine का full form है dihydroxyphenylethylamine. MBBS में बायोकेमिस्ट्री में सारी चीजें पढ़ेंगे आप, इसीलिए कहता हूं अपना बेस एकदम सॉलिड बना के चलिए. ठीक है जी. सो tyrosine into dopa, dopa into dopamine, dopamine into noradrenaline, noradrenaline is converted into adrenaline. So noradrenaline का ही दूसरा नाम norepinephrine भी है. Adrenaline and noradrenaline, they are similar in their actions. Some tissues of your body have receptors for adrenaline. Some tissues in your body have receptors for noradrenaline. Noradrenaline या norepinephrine, it also functions as a neurotransmitter. What are neurotransmitters? The biochemical substances which are involved in impulse transmission across synapse. Acetylcholine भी एक neurotransmitter है. So noradrenaline functions as a neurotransmitter also. ठीक है जी. These are secreted during emergency situations. Now, देखिए ब्लड में प्रेजेंट तो ये हर समय है, लेकिन जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, मान लीजिए आप डर गए अचानक किसी चीज से, आपके सामने असली का शेर आ गया है ना, तो क्या हो जाएगा? दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, हार्ट बीट इंक्रीजेस, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, डर के मारे गला सूख जाता है, डर के मारे आंखें फटी की फटी रह जाती है, प्यूपिल डायलेट कर जाते हैं, डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स. तो ये सारी चीजें जो है, जो आपके शरीर को तैयार कर रही हैं to either fight with that situation or run away from that situation. कहते हैं ना fight or flight response. तो ये इसके लिए responsible हैं. So we call them as emergency hormones of fight, flight, fear, fight, flight ऐसे भी कह देते हैं. याद रहेगा? Now, catecholamines जो हैं, adrenaline, it also stimulates breakdown of glycogen, lipids and proteins. Muscle glycogen को तोड़ने में एड्रीनलिन का इंपॉर्टेंट रोल है. आपकी अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज योर अलर्टनेस, प्यूपिल को डायलेट कर देते हैं, डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ जाए. पीलो इरेक्शन मतलब शरीर के बाल खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, गूज बम्स जिसे हम कहते हैं. अच्छा, ऐसा क्यों होता है? डर के मारे हम कांपने लगते हैं ना, ऐसे ठंड लगती है, स्किन की तरफ वाली ब्लड वेसल्स में वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है ताकि ब्लड अंदर इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ज्यादा सप्लाई हो. जब स्किन की तरफ से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो हमें ठंड लगेगी. अब ठंड लग रही है तो शरीर कंपेंसेट करेगा, हम कांपने लगेंगे. मसल्स जब कांपेंगे, स्केलेटल मसल्स आर इन्वॉल्वड इन दिस. स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी है, लेकिन जब ये स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हम कांप रहे हैं तो वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं. किसके? वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स के. आई विल रिपीट. स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डर के मारे जब हम कांपने लगते हैं तो होता क्या है? देयर आर involuntary contractions of voluntary skeletal muscles, जिससे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगा, हीट बढ़ेगी, गर्मी आएगी शरीर. बाल क्यों खड़े हो गए, रोंगटे क्यों खड़े हो गए? दे आर गोइंग टू ट्रैप अ लेयर ऑफ एयर विच एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, शरीर के तापमान को बनाए रखें. है ना मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग? ओके. स्वेटिंग, डर के मारे पसीना ज्यादा आने लगता है, हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं इन इमरजेंसी सिचुएशंस में. दैट वाज अबाउट एड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स. क्लियर है? अब आते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स रीजन. एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स रीजन है, इसमें 3 अलग अलग जोन्स हैं. सेल्स कैसे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स में? Cells are steroidogenic cells. ठीक है? और ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं? स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. लेयर्स कौन कौन सी है? द कॉर्टेक्स रीजन इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स. जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस. जोना ग्लोमेरुलोसा, zona fasciculata, zona reticularis. ध्यान रखना है, zona glomerulosa is the outermost, fasciculata मिडल वाली है, सबसे बड़ी है, और फिर zona reticularis. ठीक है जी? ये तीनों लेयर्स अपने अपने हार्मोन्स बना रही हैं. zona glomerulosa जो है वो बनाती है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स. zona
फेसिकुलाटा जो है वो बनाती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जोना रेटिकुलरिस जो है वो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बनाती है। तो तीन मेन कैटेगरीज हो गई, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जिक्र करते हैं। अच्छा, नाम से अंदाजा लग रहा है दैट दे हैव समथिंग टू डू विद द लेवल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, the steroids which are going to regulate the level of glucose. अब ग्लूकोज कहां से आया जी? कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने से। So they are involved in carbohydrate metabolism. They stimulate gluconeogenesis, lipolysis, proteolysis. What is gluconeogenesis? Gluconeogenesis होता है formation of glucose from non-carbohydrate sources. हमारा शरीर ग्लूकोज बना सकता है अमीनो एसिड्स से भी, फैटी एसिड्स से भी। तो जब ग्लूकोज बन रहा है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस तो वो कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। लाइपोलाइसिस क्या है? लिपिड्स का टूटना। प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन्स का टूटना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए, कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल याद रखेंगे, cortisol. Now, glucocorticoids have anti-inflammatory effects also. They have anti-inflammatory effects also. They are used to treat inflammation, arthritis. गंठिया जो होता है ना, उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं to reduce the inflammation. ठीक है जी? इन्फ्लेमेशन कम होगा तो फिर दर्द, स्वेलिंग, ये सब चीजें कम हो जाएंगी। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी? दूसरे तरह के कॉर्टिकॉइड्स हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, एल्डोस्टेरॉन। सो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए एक बार। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल, इट इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, दे आर गोइंग टू सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए भी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड दे स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन आल्सो, इरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी की प्रोडक्शन में बहुत सारे हार्मोन्स का रोल है। थॉरक्सिन का रोल देखा अभी आपने थोड़ी देर पहले। ओके, नेक्स्ट इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। नाम से अंदाजा लग रहा है, मिनरल्स के लेवल को रेगुलेट करेंगे। सोडियम, पोटेशियम मेन मिनरल्स, इनके लेवल को रेगुलेट करना। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरॉन को सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं, सॉल्ट के लेवल को रिटेन करके रखता है। ठीक है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। अब पानी और इलेक्ट्रोलाइट साथ साथ ही तो जुड़े हुए है ना एक दूसरे के, इसलिए। क्लियर है जी? एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर्स कहां? Aldosterone acts mainly at the renal tubules. You remember? DCT of the nephron, distal convoluted tubule, collecting tubule. वहां पे एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर्स, वहां पे एडीएच के रिसेप्टर्स भी हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के। तो एल्डोस्टेरॉन वहां पे एक्ट करके क्या करवाता है? इट इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो पानी का भी बढ़ जाएगा। पोटाशियम पे क्या रोल है इसका? It is going to stimulate excretion of potassium and phosphate ions. ये बातें इंपॉर्टेंट है। सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को तो बढ़ा देगा कि सोडियम तो शरीर में रिटेन करके रखो, पोटाशियम को निकालो। ठीक है जी? So it's going to maintain electrolyte balance, body fluid volume, osmotic pressure, blood pressure, because ions के साथ ही तो पानी भी रिलेटेड है, और पानी के लेवल से ही ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर रिलेटेड। क्लियर है जी? और एल्डोस्टेरॉन में आप याद रखिएगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन, किडनी वाला रेनिन, कहां से रिलीज होता है जी? रेनिन याद है? एंजियोटेंसिनोजन याद है? एंजियोटेंसिनोजन को कौन बनाता है? लिवर।
एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 बाय रेनिन. जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से आ रहा है रेनिन, जेजी सेल से. एंजियोटेंसिन 1 is converted into angiotensin 2 by ACE, angiotensin converting enzyme, pulmonary circulation. Angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor, blood vessels को constrict कराता है, blood pressure बढ़ा देता है. तो ये सारा सिस्टम रिलेटेड है. सोडियम का लेवल डाउन हुआ, मैक्यूला डेंसा सेल्स जो है उन्हें पता चला, उन्होंने जेजी सेल्स को मैसेज दिया जो कि बैरो रिसेप्टर्स है ना. बिकॉज सोडियम लेवल डाउन होने से ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है. तो ब्लड प्रेशर डाउन हुआ तो जेजी सेल्स को पता चला बिकॉज दे आर बैरो रिसेप्टर्स. तो फिर उन्होंने रेनिन रिलीज करा. रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करा. एंजियोटेंसिन 1 ब्लड में सर्कुलेट करता, जब लंग्स के थ्रू होकर के गुजरेगा तो वहां पे एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा. एड्रीनल ग्लैंड की लेयर्स हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. कॉर्टेक्स में जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा, रेटिकुलरिस. तो यहां से ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के रिलीज को बढ़ाएगा, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कराएगा. एल्डोस्टेरॉन किडनी ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करा, डीसीटी एंड सीटी पे. सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर बढ़ गया. तो सारी चीजें बैलेंस हो गई. ये पूरी बात हमने पढ़ी थी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम में, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, सो हमने मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन देखा. एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है बेटा, इसकी एक लेयर जो जोना रेटिकुलरिस है, इट सिक्रीट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आल्सो. सेक्स स्टेरॉइड्स कह देते हैं हम इन्हें. कौन कौन से? एंड्रोस्टेरॉन, चले राइट है, एंड्रोस्टेरॉन. देन डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरॉन, DHEA, एंटी एजिंग स्टेरॉइड्स भी कहते हैं इसे. ठीक है जी. एंड्रोस्टेरॉन, डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेनिडायोन, इनका काम क्या है? They regulate the growth, development and maintenance of secondary sex organs and characters. जैसे axillary hair, pubic hair, facial hair. Because mainly तो androgenic steroids जो है वो testes से आ रहे हैं males में. ये females में भी होते हैं. Females में these androgens are converted into estrogens. Aromatization हो जाता है. Clear है जी? Adrenal gland. Can you tell me which is more important for the survival of the animal? Adrenal cortex or adrenal medulla? कॉर्टेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेडुला ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एड्रीनल कॉर्टेक्स इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल, बिकॉज एड्रीनल कॉर्टेक्स से इतने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं, जो सॉल्ट, वेट, वाटर, इसको रेगुलेट कर रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है जी. ओवरऑल एड्रीनल ग्लैंड को 3F ग्लैंड भी कहते हैं. बेसिकली एड्रीनल मेडुला को फियर, फाइट, फ्लाइट, है ना. सो एड्रीनल ग्लैंड को 3F ग्लैंड कह दीजिए, या स्पेसिफिकली पूछे तो एड्रीनल मेडुला को. हम एक और टर्म भी यूज कर लेते हैं इसके लिए, 4S ग्लैंड, विच इज द 4S ग्लैंड इन योर बॉडी. एड्रीनल कैसे? S फॉर सॉल्ट रिटेंशन, स्ट्रेस, शुगर मेटाबॉलिज्म, सेक्स हार्मोन्स. कौन कौन से हैं? 4S. सॉल्ट, शुगर, स्ट्रेस एंड सेक्स. इन्हीं सब बातों से तो रिलेटेड था एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल का सर्जिकल रिमूवल है एड्रीनलेक्टोमी, राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट एड्रीनल ग्लैंड. नेक्स्ट एक और ग्लैंड डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज पैनक्रियास. पैनक्रियास एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है. पैनक्रियास इनफैक्ट सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी. सबसे बड़ी ग्लैंड तो लिवर है, पैनक्रियास इज सेकंड लार्जेस्ट. पैनक्रियास के पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी. जो एंडोक्राइन पार्ट है बहुत कम है. ठीक है जी. इसमें होते हैं आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस. एंडोक्राइन पार्ट में आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, जहां पे कि हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स हैं. अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस एक नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियास में है. आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस में भी अलग अलग तरह के सेल्स हैं. alpha cells, beta cells, delta cells, P cells. P cells, they secrete pancreatic polypeptide, which regulate overall pancreatic activity. Delta cells, they release somatostatin, which regulate activity of alpha and beta cells.
मेन जो सेल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, द टू मेन सेल टाइप्स आर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स. अल्फा सेल्स secrete glucagon, important. बीटा सेल्स secrete इंसुलिन. एक हार्मोन का काम है ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना, एक हार्मोन का काम है ग्लूकोज का लेवल घटाना, एंटागोनिस्टिक है. ग्लूकागॉन जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, इट मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल. Glucagon is basically a hyperglycemic hormone. It is going to increase the blood glucose level. ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड है लिवर में, मसल्स, है ना. सो इट एक्ट्स ऑन द लिवर सेल्स हिपेटोसाइट्स, स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजीनोलाइसिस. इंपॉर्टेंट टर्म इज इंपॉर्टेंट. ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना. ग्लाइकोजन टूटेगा तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया. इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. थोड़ी देर पहले ही बताया ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है. फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस. तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, ग्लाइकोजन को तोड़ के बना लीजिए. ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, या फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दीजिए तो भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा. इट रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन. ये कहेगा भैया ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहे सेल्स, तुम इस्तेमाल करे ना करो, ये मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने दूंगा. इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स. यही तो खास बात है इंसुलिन की. इंसुलिन ब्लड का ग्लूकोज लेवल घटाता है, कम करता है. हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है. कैसे कम करेगा? दो तरीके से. एक तो ये सेल से कहेगा कि तुम ग्लूकोज को यूटिलाइज करो फटाफट, और फिर भी फालतू ग्लूकोज बच गया तो ये लिवर में, मसल्स में उसे स्टोर करवा देगा, ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा, ये सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन. Insulin is a peptide hormone. It regulates glucose homeostasis, maintenance of the constant level. Insulin acts on the hepatocytes, adipocytes, fat storing cells. It enhances cellular glucose uptake and utilization. So insulin helps in the entry of glucose into cells, right? But neurons and RBCs do not require help of insulin for glucose uptake. Rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes causes hypoglycemia. प्लीज याद रखिएगा, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? ग्लूकोज का कम होना. हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? ग्लूकोज का बढ़ना. इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का निर्माण करवाता है. तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो जाएंगे ना. ठीक है जी. नाउ prolonged hyperglycemia causes diabetes mellitus. Diabetes means metabolic disorder, mellitus means sweet, because the urine of the patient contains sugar. एक diabetes insipidus होता है. Insipidus means tasteless. The urine of the patient does not contain sugar. वो antidiuretic hormone की कमी से होता है. ADH से related है diabetes insipidus. इंसुलिन से रिलेटेड है डायबिटीज मेलिटस. सो डायबिटीज मेलिटस भी टाइप 1, टाइप 2 दो तरह का होता है कि भाई इंसुलिन की कमी है, या इंसुलिन तो ठीक है लेकिन रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इंसुलिन को, या लेस नंबर ऑफ रिसेप्टर्स. इसमें क्या है? डायबिटीज मेलिटस में देयर इज लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, ग्लाइकोस यूरिया कह देते हैं. इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज. कीटोन बॉडीज कौन से? एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड. कहां से बनेंगे कीटोन बॉडीज? फैट मेटाबॉलिज्म. अब आप सोचेंगे फैट मेटाबॉलिज्म क्यों हो गया, ज्यादा क्यों हो गया डायबिटिक पेशेंट में? बिकॉज इंसुलिन नहीं है या कम है तो शरीर के सेल्स ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, फैट्स टूटने शुरू हो जाएंगे. एनर्जी तो चाहिए ना, फैट के टूटने से कीटोन्स बढ़ेंगे. तो डायबिटिक पेशेंट के यूरिन में कीटोन्स का लेवल बढ़ेगा, कीटोन यूरिया. ब्रेथ में कीटोन्स की स्मेल होगी. कीटोन बॉडीज कौन से? एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड. तो डायबिटीज पेशेंट को फिर हमें ऐसी दवाइयां देनी पड़ेंगी जिससे या तो पैनक्रियास को हम स्टिमुलेट करें कि तुम और इंसुलिन बनाओ, या फिर ग्लूकोज किसी तरह से सेल्स में एंटर कर पाए. और कई केसेस में हमें इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ती है, राइट जी. पेशेंट हैज टू टेक इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है मेंटेन रहे. बिकॉज अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब्ड है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी.
डायबिटीज पेशेंट में ग्लूकोज ज्यादा है, आपने कह दीजिए शुगर है, तो ज्यादा शुगर तो ज्यादा एनर्जी होना चाहिए, बट एनर्जी कैसे मिलेगी जब इंसुलिन नहीं है? सेल्स कैनॉट यूज दैट ग्लूकोज, दे आर क्राइंग फॉर ग्लूकोज. ग्लूकोज इज बीइंग पास्ड आउट थ्रू द यूरिन. Glucose has high threshold value, 180 milligrams per 100 ml of blood. High threshold value substances are those which are completely reabsorbed by the nephrons of the kidneys. जब blood में glucose 180 की value cross कर जाता है, 180 milligrams per 100 ml की value cross हो जाएगी, then it starts appearing in the urine. We call it glycosuria. ठीक है जी. So diabetes patient में अगर glucose का level disturbed रहेगा, बहुत सारी complications आ जाएंगी. ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रही है, राइट? पूरा वाटर लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है. देयर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, वुंड हीलिंग डिले हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टेस्टिस, मेल गोनाड्स. गोनाड समझते हैं आप जी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. मेल गोनाड्स आर टेस्टिस एंड फीमेल गोनाड्स आर ओवरीज. गोनाड्स जो है इनका भी डुअल फंक्शन है. दे प्रोड्यूस गैमीट्स एज वेल एज सेक्स हॉर्मोन्स. टेस्टिस मेल गैमीट्स बनाते हैं यानी स्पर्म्स, ओवरीज फीमेल गैमेट बनाते हैं यानी ओवा. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस टेस्टिस कि भाई टेस्टिस का डुअल फंक्शन क्या है. स्पर्म्स बनाना और इसके अलावा मेल सेक्स हॉर्मोन्स बनाना. Mammals के केस में testes are located outside the main body cavity in a pouch-like structure which is called scrotum या scrotal sac कह लीजिए. As you can see here, this is scrotum and these are the two testes. There's a pair of testes. Right and left testes की position में थोड़ा सा difference होता है, so that when both the legs are very close, so testes should not get crushed. It's a very delicate tissue, right? Majority of the mammals में ऐसा ही है. Testes are located outside the main body cavity. Why? Why is it so? Reason ये है, sperm production, maturation, storage and sperm survival. सारी बातें सुनिएगा. Sperm production, storage, maturation, survival of sperms requires lower temperature than the core body temperature. 2-3 डिग्री कम तापमान चाहिए होता है हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन, स्टोरेज, मैचुरेशन के लिए. ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा. नाउ टेस्टिस दे परफॉर्म डुअल फंक्शन. दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. दे प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स and they are also functioning as endocrine glands. They are secreting the male sex hormones, androgens. Testes के अंदर seminiferous tubules हैं, which are the functional units of the testes. इसके अलावा इंटरस्टिशियल टिश्यू है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी है, लेडिक सेल्स भी जिन्हें कहते हैं. इंटरस्टिशियल सेल्स और द लेडिक सेल्स दे सिक्रीट द मेल सेक्स हॉर्मोन्स. लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजन्स. एंड्रोजन जब हम कहते हैं, दैट इज द मेल सेक्स हॉर्मोन्स. स्टेरॉइड्स हैं, कोलेस्टेरॉल से बनते हैं. The most important male androgen is testosterone. Testosterone is an example of the androgen. Androgen is a category. इसमें बहुत सारे हार्मोन्स आ जाएंगे. टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टिनोन, एंड्रोस्टेनिडायोन, डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन. आपको मेन याद रखना है टेस्टोस्टेरोन, राइट? काम क्या है एंड्रोजन्स का या टेस्टोस्टेरोन का? स्पर्म प्रोडक्शन, एक तो ये रोल है. दूसरा, development, growth and maintenance of the male secondary sex organs and characters. So androgens, they are responsible for the development, maturation and functioning of male accessory sex organs. Accessory sex organs में epididymis है, vas deferens है, seminal vesicles हैं, prostate gland है. ये सब जो हैं, these are the accessory sex organs. तो इनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए एंड्रोजन्स चाहिए. इसके अलावा मैस्कुलिन कैरेक्टर्स के लिए भी एंड्रोजन्स चाहिए, जैसे ग्रोथ ऑफ द मसल्स, राइट? इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन मसल मास, बॉडी हेयर, बियर्ड, मुस्टैचेस, डीप वॉइस. जितने भी मैस्कुलिन कैरेक्टर्स हैं, इन सबको एंड्रोजन्स रेगुलेट करते हैं.
टेस्टिस के सेक्शनल व्यू में आप यहाँ पे लेडिक सेल्स देख पा रहे हैं। आपको याद होगा एंटीरियर पिट्यूटरी दो गोनेडोट्रोपिन्स बनाती है, LH एंड FSH। LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसी का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी से आने वाला ये हार्मोन कहां पे एक्ट करता है? इट एक्ट्स ऑन लेडिग सेल्स, राइट? एंड इट स्टिमुलेट्स द लेडिग सेल्स टू सिक्रीट व्हाट? एंड्रोजन्स। पिट्यूटरी से एक और गोनेडोट्रोपिन भी तो आता है। Anterior pituitary is also producing FSH, follicle stimulating hormone. टेस्टिस में ये follicle stimulating hormone सर्टोलाई सेल्स पे एक्ट करता है। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड सस्टेंटिकुलर सेल्स, नरिशिंग सेल्स। ये डेवलपिंग स्पर्म को प्रोटेक्शन देते हैं, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन देते हैं, उनके मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा सर्टोलाई सेल्स दे सिक्रीट ABP, androgen binding protein, which binds with androgens and maintain their high concentration inside the seminiferous tubule. They also secrete Mullerian inhibiting substance or Mullerian inhibiting hormone, which causes regression of the Mullerian ducts. ठीक है जी, right? So major role है process of spermatogenesis को regulate करने में androgens का। What is spermatogenesis? Formation of the sperms. Androgens, they also act on the central neural system and regulate male sexual behavior. Hormones का behavior को regulate करने में भी role है. They are responsible for the masculine behavior. The hormones produce anabolic or the synthetic effect on proteins and carbohydrate metabolism. So these were the functions of androgens, right? Female gonads यानी ovaries. ओवरीज का भी डुअल फंक्शन है, सेम टेस्टिस की तरह दो ओवरीज होती है, राइट? ओवरीज आर पेयर्ड आलमंड शेप, बादाम की शेप की होती हैं। इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स, दे आर लोकेटेड इनसाइड द मेन बॉडी कैविटी। उनके लिए टेम्परेचर कोई इशू नहीं है। टेस्टिस के लिए टेम्परेचर इज एन इशू। ओवरीज मेन बॉडी टेम्परेचर पे ओवा बना सकते हैं। दे आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी गोनाड्स जो है, राइट? एग सेल बनाते हैं ओवा during each reproductive cycle or the menstrual cycle, which may or may not be of 1 month. Ovaries steroid hormones भी बनाते हैं और proteinaceous hormones भी बनाते हैं। ओवरी के जो स्टेरॉइड्स है कौन कौन से हैं? दो मेन कैटेगरीज हैं, estrogens and progestins. When you say estrogens, it's not a single hormone, it's a category. Estrogens में आता है estrone, estriol, estradiol. प्रोजेस्टिन्स में आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ओवरी का अगर आप सेक्शनल व्यू देखेंगे उसमें कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन है। ओवेरियन कॉर्टेक्स हैज फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल जो कि मैच्योर फॉलिकल है विच अंडरगोज ओवुलेशन। ये डेवलपिंग फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन भी बनाते हैं हार्मोन, और कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाता है ओवुलेशन के बाद, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है, जो रिमेनिंग सेल्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल हैं, दे फॉर्म अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम. Corpus luteum secretes small amount of estrogen and large amount of progesterone. Estrogen secrete कौन करता है जी? Growing ovarian follicles. ओवरी में भी LH और FSH आके एक्ट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो रिलीज किए गए हैं ओवरी पे एक्ट करेंगे. ठीक है जी. LH, if you remember, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है फीमेल में, इट इज द ओवुलेशन कॉजिंग हार्मोन. ग्राफियन फॉलिकल की वॉल को रप्चर करता है, और जब रप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल, इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम व्हिच मेनली सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन. याद रखना, कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी कहते हैं. इट हैज ल्यूटिन प्रोटीन एंड कैरोटिन पिगमेंट. इट इज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट? कॉर्पस ल्यूटियम. It secretes small amount of estrogen and large amount of progesterone. Progesterone is the most important pregnancy maintaining hormone. It inhibits uterine contractions. जब pregnancy हो जाती है तो progesterone का level बढ़ता है ताकि uterus contract ना हो. ठीक है जी.
ईस्ट्रोजेंस का क्या रोल है? जैसे मेल में एंड्रोजेंस है, फीमेल में ईस्ट्रोजेंस है। ईस्ट्रोजेंस दे रेगुलेट द ग्रोथ, development and maintenance of female secondary sex organs and characteristics. Estrogens, they cause the growth and the activities of the female secondary sex organs, maturation of the ovarian follicles, appearance of the female secondary sex characters, development of the mammary glands, जितने भी feminine features हैं, estrogen उनके लिए responsible. And progesterone पे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? Which is the most important pregnancy maintaining hormone? It is progesterone. Estrogen भी स्टेरॉइड है, प्रोजेस्टेरॉन भी स्टेरॉइड है. स्टेरॉइड्स किससे बनते हैं? कोलेस्टेरॉल से. प्रोजेस्टेरॉन मेमोरी ग्लैंड्स पे भी एक्ट करता है. Estrogen is responsible for growth of the mammary tissue. Progesterone is responsible for priming of the mammary glands. Means it stimulates the formation of receptors for prolactin. Prolactin milk producing hormone है. प्रोलैक्टिन ने अगर मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करना है तो उससे पहले मेमोरी ग्लैंड्स को तैयार होना पड़ेगा. ईस्ट्रोजन भी चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन भी चाहिए. प्रोजेस्टेरॉन stimulates formation of alveoli. These are the sac-like structures which store milk in the mammary glands. ठीक है जी. So milk production के लिए बहुत सारे hormones चाहिए. Estrogen, progesterone, thyroxine, insulin, prolactin, and then milk release के लिए oxytocin. Right? पूरे phenomena को हम lactation कहते हैं. चलिए आगे बढ़े. हार्ट भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है. यस. सो लेट्स सी कि हार्ट से कौन सा हार्मोन आता है. जो हार्ट के एट्रिया हैं उनके जो कार्डियोसाइट्स, द कार्डियोसाइट्स ऑफ द एट्रिया, दे सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन व्हिच इज ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर. ऑरिक्यूलिन भी कह देते हैं, एट्रियोपेप्टिन भी कह देते हैं. इसका काम है इट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. ये तब सिक्रीट होगा जब ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. कार्डियोसाइट्स ऑफ एट्रिया आर स्ट्रेच्ड मोर, सो दे सेंस कि बीपी बढ़ चुका है, तो फिर बीपी को घटाने के लिए ये रिलीज होता है. व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ANF इज सिक्रीटेड. तो ये कम कैसे करेगा ब्लड प्रेशर को? इट कॉजेस डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल डायलेट कर जाएंगी, फैल जाएंगी, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. क्लियर है जी? देयर इज रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर. यू रिमेंबर किडनी में हमने रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ा था, RAAS. ये जो ANF है ये उस पूरे सिस्टम को इनहिबिट करता है, क्योंकि वो सिस्टम क्या करता है? सोडियम का लेवल बढ़ाता है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तो ये उसे रेगुलेट करेगा, उसे कम करता है. क्लियर है जी? राइट. किडनीज, they play important role in our body: formation of urine, filtration of the blood, maintenance of the pH, electrolyte balance. बहुत सारे काम करती हैं किडनीज. नेफ्रॉन के जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में JG सेल्स कहते हैं, they produce erythropoietin. It is also called erythrogenin या REF. Another name is REF, which stands for renal erythropoietic factor. REF, renal erythropoietic factor. नाम से अंदाजा लग रहा है, इराइथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करता है, RBC फॉर्मेशन को. It stimulates the process of erythropoiesis, यानी the formation of RBCs. Okay? Now, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, GI ट्रैक्ट जो है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसको शरीर का डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, DES. क्यों कहते हैं DES? Why diffused endocrine system? Because hormone secreting enterochromaffin cells, they are dispersed throughout the system and their surgical removal is not possible. अलग अलग तरह के हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं. स्टमक में आपने पढ़ा है, G cells of the pyloric glands, they secrete gastrin. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेटिन, CCK, फुल फॉर्म ऑफ CCK इज कोलेसिस्टोकाइनिन. CCK PZ भी कह देते हैं.
cholecystokinin, pancreozymin. Then another hormone is GIP, gastric inhibitory peptide. अच्छा, इनके काम क्या है जल्दी से देख लेते हैं. गैस्ट्रिन, नाम से अंदाजा लग रहा है समथिंग टू डू विद द गैस्ट्रिक जूस. These act on the gastric glands, stomach में gastric glands है, mucosa में, and they stimulate secretion of hydrochloric acid and pepsinogen. पेप्सिनोजन फिर एक्टिव होगा पेप्सिन में, प्रोटीन्स की डाइजेशन की शुरुआत करेगा. तो गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है. सिक्रेटिन क्या करता है? It acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of water and bicarbonate ions. पैनक्रियास पे एक्ट करके ये ऐसा पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करवाता है जिसमें पानी और बाइकार्बोनेट आयंस की मात्रा ज्यादा है. पैनक्रियास पर ही एक और हार्मोन भी एक्ट करता है, CCK-PZ, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन. उसका काम क्या है? वो ऐसा पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करवाता है जिसमें एंजाइम्स की मात्रा ज्यादा है. सो ये पैनक्रियास पे भी एक्ट करता है और गॉल ब्लैडर पे भी. गॉल ब्लैडर का काम है ना बाइल जूस को स्टोर करना. बाइल जूस बनता तो लिवर में है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, कंसंट्रेट होता है वो गॉल ब्लैडर में. सो CCK causes contraction of the gallbladder and release of bile juice, right? CCK stimulates secretion of pancreatic enzymes and bile juice from the gallbladder. पैनक्रियास पे एक्ट करके ऐसा पैनक्रियाटिक जूस जिसमें एंजाइम्स ज्यादा, राइट? GIP, नाम से अंदाजा लग रहा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. इट इनहिबिट्स gastric secretions and gastric motility, right? So these are some of the hormones of GI tract. इसके अलावा भी होते हैं. इसके अलावा there is villikinin which stimulates the movement of villi and enhances absorption. Enterocrinin which stimulates the secretion of intestinal juice. Now, एक और बहुत important topic है इस chapter में, that is mechanism of action of hormones. Endocrine glands ने hormones बनाए, blood में release हुए, टारगेट टिश्यूज तक पहुंचे. अब वो टारगेट टिश्यू पे पहुंचने के बाद अपना असर किस तरह से दिखाते हैं? दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम. स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन्स जो हैं इनका काम करने का तरीका सेम है. प्रोटीन हार्मोन्स एंड कैटेकोलामीन्स के काम करने का तरीका सेम. सो दोनों के तरीके हम देख लेते हैं. मेन बात है कि हार्मोन को टारगेट टिश्यू पे असर दिखाने के लिए रिसेप्टर्स चाहिए. हार्मोन इज गोइंग टू बाइंड विद द रिसेप्टर और उसके बाद फिर एक प्रोसेस आगे स्टिमुलेट होती है, वो भी हम देखते हैं. हॉर्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स, और उन्हीं स्पेसिफिक प्रोटीन्स को रिसेप्टर्स कहते हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स, जो कि टारगेट टिश्यू के पास होंगे. रिसेप्टर टारगेट टिश्यू के सेल्स की मेम्ब्रेन पर भी हो सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, या फिर सेल के अंदर भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में. बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ HRC, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ठीक है जी, हार्मोन और रिसेप्टर बाइंड करे तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना. हार्मोन्स का केमिकल नेचर अगर हम देखें तो ये कई तरह के हो सकते हैं. There can be peptide, polypeptide and proteinaceous hormones जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, पिट्यूटरी के हार्मोन्स, ये सब पेप्टाइड्स थे. स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं हार्मोन्स जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, जैसे एंड्रोजन्स, ईस्ट्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ये सब स्टेरॉइड्स. आयोडोथायरोनिन्स, आयोडीन से अंदाजा लग जाएगा, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड T3, T4, ट्राइआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन. देन अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स जैसे एपिनेफ्रीन हो गया, टायरोसिन से बनते हैं, एपिनेफ्रीन है ना. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यानी HRC जब ये बन गया, देन देयर विल बी सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू. टारगेट टिश्यू का मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस वो कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा. रिसेप्टर्स यहाँ पे दो तरह के होंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला. या तो वो हार्मोन के रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर हो सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर का रिसेप्टर हमने सेल मेम्ब्रेन में दिखा दी.
ये प्रोटीन एंड कैटेकोलामीन हार्मोन्स के लिए। स्टेरॉइड्स को सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स नहीं चाहिए। एस फॉर स्टेरॉइड, एस फॉर सीधा एंट्री। स्टेरॉइड सेल के अंदर सीधा एंट्री कर जाएंगे, तो उसके रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर है, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में हो सकते हैं। ये अंतर आपको याद रखना होगा बेटा, ठीक है जी। नाउ हॉर्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, यानी जो सेल के अंदर हैं, वो है स्टीरॉयड हॉर्मोन्स एंड थायराइड हॉर्मोन्स। देखो दोनों के प्रोनाउंसिएशन भी नियरली एक जैसा है, स्टीरॉयड, थायराइड, याद रहेगा। स्टीरॉयड एंड थायराइड हॉर्मोन्स के काम करने का तरीका एक जैसा है। एंड एस फॉर स्टीरॉयड एंड एस फॉर सीधा एंट्री, डायरेक्ट एंट्री इनटू द सेल। तो सेल के अंदर रिसेप्टर होंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। दे आर स्लो इन देयर एक्शन, एस फॉर स्टेरॉइड, एस फॉर स्लो। स्टेरॉइड्स का सीधा एंट्री बट स्लो इन देयर एक्शन। काम करने में समय लगाएंगे, लेकिन जब काम हो जाता है इनका, देयर इफेक्ट लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अब ये करते क्या है, दे आर गोइंग टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और द क्रोमोसोम फंक्शन। स्टेरॉइड हार्मोन सपोज टेस्टोस्टेरोन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर गया, वहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। That hormone receptor complex, it binds to a particular segment of DNA. It binds to a particular segment of DNA, and that is what is called hormone response element, HRE. और फिर ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस करवाएंगे और पर्टिकुलर प्रोटीन्स एंजाइम्स का निर्माण करवाएंगे। देखिए एक बार, एक्टिवेटेड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जीनोम, जीनोम किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, डीएनए। सो इट इज गोइंग टू बाइंड टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द जीनोम, और वहां से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन एक एंजाइम हो सकता है और एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रेगुलेट हुई। अब ये सब होने में समय लगेगा। सो स्टेरॉइड्स आर स्लो इन देयर एक्शन, स्टेरॉइड्स आर slow in action but their effect lasts for a longer duration, याद रखिए, ठीक है जी। नाउ दूसरा केस ये है कि हार्मोन ने डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करा और उसका रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन पर ही, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। ये रही सेल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन पर ही रिसेप्टर है। हार्मोन उसके साथ जुड़ा तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। अब इसने क्या करा, अपना मैसेज किसी आगे सेकंड मैसेंजर को पास ऑन कर दिया, सेकेंडरी मैसेंजर तक संदेश गया। वो सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी हो सकता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट जी। सेकंड मैसेंजर कैन बी साइक्लिक एएमपी, इट कैन बी IP3, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम आयंस। So hormones which interact with membrane bound receptors, they do not enter the target cell. प्रोटीनेशियस हार्मोन्स एंड कैटेकोलामीन्स टारगेट सेल के अंदर नहीं गए, टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर के साथ बाइंड करके आगे की प्रोसेस हो गई, राइट। एडिनाइलेट साइक्लेस एंजाइम होता है, वो एक्टिवेट हुआ, then ATP converted into cyclic AMP. Cyclic AMP is going to act as a second messenger, and then these second messengers they regulate the cellular metabolism. Clear है? So कौन से हार्मोन्स को सेकंड मैसेंजर चाहिए? सेकंड मैसेंजर्स उन्हें चाहिए जो स्वयं सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। कौन कौन से तरह के सेकंड मैसेंजर्स हो सकते हैं? साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, IP3, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, BAG, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, कैल्शियम आयंस। ये सब आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, MBBS में जब आप डिटेल में फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन आप फिर से पढ़ेंगे। बस मोटे तौर पे ध्यान रखिएगा, मोटे तौर पे ध्यान रखिएगा कि प्रोटीनेशियस हार्मोन्स एंड कैटेकोलामीन्स दे आर क्विक इन देयर एक्शन, तेजी से काम करते हैं, बिकॉज उनको क्या करना है, पहले से बने हुए इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाना। सो दे आर क्विक इन देयर एक्शन बट देयर इफेक्ट लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, आपने इंसुलिन दिया, इंसुलिन देने से ब्लड शुगर लेवल डाउन आएगा जल्दी से, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है जी, क्लियर है। So with that we finish up with the endocrine system or the various hormones, their mechanism of action, disorders। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। रिवाइज जरूर करते रहिएगा, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अपने खुद के बेहतरीन नोट्स जरूर बनाते रहिए।
मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं। गॉड ब्लेस यू जी, स्टे ब्लेस्ड, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।
আমি তো প্যান কার্ডটা খুলিনি, প্যাকেটটা থেকে নিয়ে আসেন।